जयपुर द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज के इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रविशंकर व्यास, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर को। कृपया वो आज का अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से जो ज्ञानदूत कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे मिल की विधियां, जिन्हें वैज्ञानिक आगमन की पद्धतियां भी कहते हैं। मैं रविशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र। तो आज हम तर्कशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आगमन के अंतर्गत मिल द्वारा जो आगमन की या अनुमान की जो विधियां बतलाई गई उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ लॉजिक। उसमें उन्होंने अध्ययन की कुछ विधियों के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि जो भी समाजशास्त्री या सामाजिक विज्ञान है उनकी जो पद्धतियां हैं वो भी प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों की तरह कठोर और वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक अनुमान के सिद्धांतों को स्थापित कर सकते हैं और उनके द्वारा जो हमें प्राप्त डेटा हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त सिद्धांत है वो भी एक वैज्ञानिक स्वरूप लिए हुए होंगे। इसलिए उन्होंने यह सिफारिश की कि हमें सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन भी वैज्ञानिक आधार पर करना चाहिए। तो हम पहले बात करें कि वैज्ञानिक आगमन से क्या तात्पर्य रहा उनका। तो मिल कहते हैं कि कार्यकारण नियम और प्रकृति की एक रूपता के नियम में विश्वास करके और एक घटना के कुछ विशेष दृष्टांतों के बारे में प्रेक्षण या उपयोग करके कार्यकारण के संबंध निश्चित करें और उसके आधार पर वास्तविक सामान्य प्रतिज्ञप्ति की स्थापना करना वैज्ञानिक आगमन कहलाता है। तो इसमें जो चीजें महत्वपूर्ण है वो है तो कार्यकारण का नियम और प्रकृति की समरूप, यानी हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और हम ये मान के चले कि प्रकृति में जो कुछ भी होता है एक समरूपता के आधार पर होता है। जैसे आम के पेड़ पर केवल आम ही उगेंगे, हम ये मान के चले। कोई भी वस्तु अगर धरती से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वापस धरती की ओर आती है। तो इस प्रकार से हम कार्यकारण सिद्धांत में और प्रकृति की जो एकरूपता है या समरूपता है उसमें हम विश्वास करें और एक घटना के कुछ विशेष दृष्टांतों को लें और प्रयोग से हम एक निश्चित संबंध उनमें स्थापित कर दें और उस संबंध के आधार पर हम जो प्रतिज्ञप्ति या निर्णय दें वह वैज्ञानिक आगमन कहलाता है। तो वैज्ञानिक आगमन के आधार में कार्यकारण का नियम और प्राकृतिक समरूपता का नियम और फिर उसमें जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो है हम कुछ विशेष उदाहरणों की बात करें, कुछ विशेष उदाहरणों को उस कार्य के अंदर लें और प्रयोगों के द्वारा उनमें कार्यकारण संबंध को स्थापित करें। यही वैज्ञानिक आगमन कहलाता है। अब यदि हम घटना के कुछ दृष्टांतों का अध्ययन करके उसके कारण का निश्चय कर लेते हैं तो उस पर आधारित जो सामान्यीकरण पूर्णतः निश्चित और वैज्ञानिक होगा उसमें किसी प्रकार की संदेह की हमें स्थिति नहीं बनेगी। यानी कि हम अगर वैज्ञानिक आगमन के द्वारा कार्यकारण संबंधों को निश्चित कर लें और उसके आधार पर यदि हम कोई कथन करें, कोई निश्चय करें, कोई निर्णय दें तो फिर उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। ऐसा वैज्ञानिक आगमन के अंतर्गत मिल मानते हैं। तो अब इस प्रकार का अध्ययन हम कैसे करें, उसकी कौन कौन सी प्रणालियां हैं, इसके बारे में मिल बात करते हैं। तो मिल की जो मुख्य प्रणालियां हैं वो 5 प्रकार की मानी गई हैं। अन्वय प्रणाली, व्यतिरेक प्रणाली, अन्वय व्यतिरेक संयुक्त प्रणाली, सह परिवर्तन प्रणाली और अवशेष प्रणाली।
तो मिल ने ये कुल 5 प्रकार की प्रणालियां निश्चित की हैं, जिनके द्वारा हम घटनाओं के कार्य कारण संबंध निश्चित कर सकते हैं। पूरा पूरा जो आधार है इस आगमन का, वो कार्य और कारण संबंध स्थापित करने में। यदि हम किसी कार्य के कारण को जान लें और आगे आने वाले समय में हम भविष्यवाणी कर सकें कि यदि ये कार्य है तो उसका केवल यही कारण हो सकता है, ऐसा निश्चित हम इन 5 प्रणालियों के द्वारा मिल के अनुसार कर सकते हैं। अब इस विधि के लक्षणों के बारे में बात करें तो पहली है कि इन 5 को मिल ने आगमनात्मक प्रणालियां, यानी कि इनमें कुछ दृष्टांतों को हम देखते हैं और उनके बारे में हम सूचनाएं जुटाते हैं और फिर उनमें कार्य कारण संबंध निश्चित करके एक उसका सामान्यकरण कर दिया जाता है। हम विशेष उदाहरणों को लेकर उनके बारे में कुछ सामान्य प्रतिकृतियां रचते हैं, करते हैं। तो ये पहला इसका लक्षण रहेगा। फिर मिल ने इन्हें प्रयोगात्मक प्रणालियां भी कहा, इन्हें मिल की प्रयोगात्मक प्रणालियां भी कहा जाता है। यद्यपि इनमें कुछ प्रणालियां प्रेक्षण पर आधारित है, केवल आपको देखना है, उसमें किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे होता है कि आप प्रयोग करते हैं, एक रसायन में दूसरा रसायन डालते हैं, जो करते हैं वो नहीं है, केवल प्रेक्षण मात्र ही है। और प्रयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक घटना की प्रासंगिक परिस्थितियों को अप्रासंगिक परिस्थिति अलग करना। यानी कि मूल रूप से हमें ये देखना है कि किसी घटना को घटने की प्रासंगिक स्थितियां तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये छांटना है कि इनमें से घटना की अप्रासंगिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, उनको भी दूर करना आवश्यक है। ऐसा न हो कि हम किसी अप्रासंगिक परिस्थिति को किसी कार्य का कारण माने और इससे दोष उत्पन्न होता है। फिर मिल के अनुसार ये प्रणालियां कार्यकारण संबंध की खोज करने की तथा कार्यकारण संबंध का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करने की, जैसा मैंने कहा था कि आगमन विधि पूरी तरह से कार्यकारण संबंधों पर निर्भर करती है। और ये जो आगमन की प्रणालियां हैं पांचों, ये पांचों की पांचों किसी भी कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के प्रमाणों को प्रस्तुत करती है। वो सिद्ध करती है कि इन दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। तो मिल मानते हैं कि ये एक बहुत प्रभावशाली है और कार्यकारण संबंध को इनमें स्थापित किया जा सकता है। कुछ लोग इसे नहीं मानते, लेकिन फिर भी इनके महत्व को हम नकार नहीं सकते। तो अब हम आरंभ करते हैं मिल की पद्धतियों में। सबसे पहली पद्धति अन्वय। अन्वय विधि के बारे में मिल कहते हैं कि यदि अनुसंधान विषय घटना के 2 या 2 से अधिक उदाहरणों में केवल एक परिस्थिति जो है वो उभयनिष्ठ है या सर्वनिष्ठ है या कॉमन, केवल वह परिस्थिति जो सभी उदाहरणों में हम देखने को पाते हैं, तो वह घटना जो है वो किसी भी घटना का कारण है या उससे किसी प्रकार से संबंध। आसान रूप से संबंधित 2 घटनाएं हैं, उनको हम यदि कार्यकारण संबंध सिद्ध करना है तो उनमें जो उभयनिष्ठ हैं उनको हम किसी भी एक घटना का कारण या कार्य माने। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, एक अलग अलग उदाहरण है। तो हम इसको एक टिफिन सेंटर से समझने का प्रयास करते हैं। कई जगह हॉस्टल का उदाहरण दिया जाता है, हम इसे टिफिन सेंटर के द्वारा इस उदाहरण को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लें कि एक टिफिन सेंटर है जो विभिन्न व्यक्तियों को भोजन भेजता है। टिफिन सेंटर का ही काम होता है कि वो लोगों को बना बनाया खाना प्रस्तुत करता है। अब होता ये है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों को जो खाना जिनको दिया जाता है, उनमें से कुछ जो व्यक्ति हैं उनको बहुत तेज पेट दर्द होने लगता है। तो अब हम इस अन्वय विधि के द्वारा या मिल की पद्धतियों के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे, ये खोजने का प्रयास करेंगे कि इस पीड़ा का क्या कारण है। तो हम जितने भी लोग बीमार हैं उनमें से 5 व्यक्तियों को छांट लेते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं कि उनके साथ क्या है, और हम उनसे पता करने का प्रयास करते हैं कि जिस दिन
उनको पेट दर्द हुआ है, वो बीमार पड़े, उस दिन उन्होंने क्या क्या खाया। तो हम फिर 500 व्यक्ति से पूछते हैं। तो पहले व्यक्ति से हम पूछते हैं कि उसने क्या खाया, तो उसने दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद और रसगुल्ला खाया। दूसरे व्यक्ति ने रोटी, सब्जी, सलाद, रसगुल्ले खाए। तीसरे ने चावल, दाल, रसगुल्ला खाया। चौथे ने रोटी, दाल, सलाद, रसगुल्ला खाया था। और पांचवें व्यक्ति ने दाल, रोटी और रसगुल्ला खाया। अब इन पांचों व्यक्तियों से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, उसको हम एक सारणी के रूप में रख ले तो बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है। और जो भी दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, रसगुल्ले हैं, इनको हम अ, ब, स, द, य, र के रूप में संकेत इनका रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ, ब, स, द, ब, द, य, र, अ, स, र, अ, ब, य, र और आ, र, इन सभी को पेट दर्द की समस्या हुई थी। अब इस सारणी को देखने से हम स्पष्ट ये अनुमान कर सकते हैं कि परिस्थिति जो र है वह घटना ल का कारण हो सकती है। यानी कि बीमारी जो है वो रसगुल्ला खाने के कारण संभवतः होनी चाहिए। तो इस घटना का जो कारण है वो रसगुल्ला हो सकता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जितने भी लोग बीमार पड़े, उन्होंने बहुत सी चीजें, कईयों ने रोटी नहीं खाई, कईयों ने दाल नहीं खाया, किसी ने चावल नहीं खाया, लेकिन एक चीज है, वो जो सर्वनिष्ठ है सभी घटनाओं, जैसा कि बिल ने कहा था कि एक ऐसा घटना या एक ऐसा हिस्सा जो सभी घटनाओं में सर्वनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही किसी होने वाली घटना का कारण हो। तो हम देखते हैं कि रसगुल्ले जो हैं वो इन सभी व्यक्तियों ने खाए थे। अब हमने खोज कर ली कि किस कारण से पेट दर्द हुआ होगा, लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी बतलाए जाते हैं यहाँ लोगों द्वारा। तो सबसे पहले ये कि इस प्रकार की जो आगमनात्मक व्यक्तियों की जो जांच है, उसमें आधार वाक्य निष्कर्ष को प्रमाणित न करके केवल उसे संभावित मात्र मात्र, एक संभावना मात्र, आगमन पूरा का पूरा संभावना पर ही आ रहा है। फिर अन्य विधि की ये कमी है कि यदि उधर जो पीड़ा है उससे पीड़ित सभी व्यक्ति रसगुल्ला और दाल दोनों खा लेते, तो फिर ये एक प्रश्न ही बना रहता कि कौन जो है वो पेट दर्द का कारण है। क्या रसगुल्ला उसका कारण है, या दाल उसका कारण है, या दोनों में ही कोई खोट हो गई ऐसी कि उससे उधर पीड़ा हो सकती है। इसका महत्व भी है। सबसे पहला महत्व इसका निषेधात्मक है। यदि एक परिस्थिति प्रेक्षित दृष्टांतों में से एक दृष्टांत दिखाई देती है और अन्य में दिखाई नहीं देती, तो ये सिद्ध होता है कि ये उस घटना का कारण नहीं है। मनन विधि में वो सर्वनिष्ठ ढूंढते हैं जो केवल एक ही जगह है और अन्य जगह नहीं है, तो हम छांट सकते हैं कि भाई ये चीज जो है वो उसका कारण नहीं हो सकती। परंतु जो परिस्थिति सब दृष्टांतों में दिखाई देती है वह उस घटना का कारण है, तो इस प्रणाली से यह स्थापित नहीं। विशेषता, इस प्रणाली में प्रेक्षण द्वारा अधिकाधिक ऐसे दृष्टांत इकट्ठे किए जाते हैं जिनकी परिस्थितियों में अधिकाधिक भिन्नता हो, या प्रेक्षित दृष्टांतों में केवल एक परिस्थिति ही समान होनी चाहिए। एक से अधिक समान परिस्थितियां होने पर अनुमान जो है वो अवैध होगा। यहाँ कम से कम दो प्रेक्षित दृष्टांतों की आवश्यकता हमें अवश्य, कम से कम दो दृष्टांत होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मिल की दूसरी विधि पर, व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त विधि को बतलाते हुए मिल कहते हैं कि यदि कोई उदाहरण जिसमें अनुसंधान विषय घटना घटती है और एक दूसरा उदाहरण जिसमें वह घटना नहीं घटती, उस परिस्थिति को छोड़ अन्य सभी परिस्थितियों में समान है और वह एक परिस्थिति केवल पहले उदाहरण में आती हो, तो वह परिस्थिति ही जिसमें दोनों भिन्न है, ये भी घटना का कारण या कार्य है, या उसके कारण का एक अनिवार्य अंग। व्यतिरिक्त विधि का जो प्रयोग है कई बार अन्य विधि जैसे उदाहरणों में होता है, तो कई बार इसका उपयोग वहां भी होता है जहां अन्य विधि के प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री हमें नहीं। अब कई बार क्या होता है कि अन्य विधि के लिए तो हमें दृष्टांतों की आवश्यकता होती है, विधेयात्मक, वो हमें नहीं मिल पाती। तो अब वहां पर
व्यतिरेक विधि का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अब यदि हम ये देखें कि टिफिन सेंटर किसी को टिफिन भेजे गए हैं और उनको जो उपयोग करते हैं, उन व्यक्ति में कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जिसने दाल रोटी चावल सब्जी सलाद खाया और बीमार नहीं पड़ा, उस व्यक्ति को हम एक हुआ संकेत देते हैं और प्रथम व्यक्ति से यदि उसकी तुलना करें तो एक नई सारणी में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो ऐसा हो जैसे निषेधात्मक रूप से हम उपयोग कर सके। तो ये कुछ इस प्रकार से सारणी बन जाती है। पहला उदाहरण है जिसने अ ब स द य र यानी दाल रोटी सब्जी चावल दाल और रसगुल्ला उसने खाया था। और दूसरा जो उदाहरण हमने लिया है वह यानी व्यतिरिक्त उदाहरण जिसे हम कहें निषेधात्मक उदाहरण, उसने अ ब स द य, इसने र यानी कि रसगुल्ला नहीं खाया। तो घटना केवल पहले के साथ घटी हुई है, दूसरे के साथ वो घटना नहीं घटी। तो स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकलता है कि परिस्थिति जो र घटना ल का कारण है वह उदर पीड़ा रसगुल्ला खाने से ही संभवतः होनी चाहिए। किसी भी आगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य निष्कर्ष को प्रमाणित न करके केवल उसकी संभावना बताते हैं। तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने रसगुल्ला नहीं खाया तो उसके साथ वो घटना नहीं, क्योंकि आर परिस्थिति न होने पर घटना ल भी घटित नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि रसगुल्ला ही निषेधात्मक रूप से भी सिद्ध होता है या व्यतिरिक्त विधि से भी सिद्ध होता है कि पेट दर्द का जो कारण है वह रसगुल्ला ही। तो इस विधि की संरचना बिल ने निम्नलिखित शब्दों में की है। सारणी के रूप में व्यतिरिक्त विधि को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं जहां य र ल परिस्थितियां और क ख ग घटनाएं एक साथ होती है। तो य र ल के साथ क ख ग भी घटित होते हैं, र ल व के साथ ख ग घ घटित होते हैं। अतः य क का कार्यकारण या क के साथ उसका अनिवार्य। इस दूसरे उदाहरण से भी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दो घटनाएं कार्यकारण संबंध से संबंधित हो रही। अब व्यतिरिक्त विधि की विशेषताएं। व्यतिरेक प्रणाली में दो दृष्टांतों की आवश्यकता होती है, एक अन्वय दृष्टांत और दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत। और इन दोनों ही अन्वय जो दृष्टांत है उसमें और व्यतिरिक्त जो दृष्टांत है उसमें केवल एक बात का अंतर होना चाहिए। और वे सब बातें जो घटना के लिए प्रासंगिक हैं और जिनका घटना पर प्रभाव संभव हो सकता है वह हमें स्पष्ट ध्यान में होनी चाहिए कि किस चीज का क्या कारण होता है। ये पहले से हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यतिरिक्त विधि की भी कुछ सीमाएं हैं। इस प्रणाली के अनुसार प्रासंगिक बातों का निश्चय करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभव जो है वो हमें होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम कुछ अप्रासंगिक बातों को भी कारण के रूप में शामिल कर लेंगे। फिर इस प्रणाली में अन्वय और व्यतिरेक में केवल एक बात का अंतर के आधार पर ऐसे दो अगर दृष्टांत मिल जाएं तो फिर हमें बहुत कठिनाई का प्रयोग करना पड़ सकता है। केवल एक ही भिन्नता उनमें होनी चाहिए। फिर इस प्रणाली में यद्यपि घटना के लिए अनिवार्य परिस्थितियों को तो निश्चित किया जा सकता है तथापि पर्याप्त परिस्थितियों को भी निश्चित करना संभव नहीं। हम केवल अनिवार्य परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं लेकिन जो पर्याप्त कारण है उनके बारे में यह नहीं बता सकते। महत्व। यद्यपि इस प्रणाली से निश्चित रूप से कार्यकारण संबंधी खोज नहीं की जा सकती तथापि दैनिक जीवन और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्व है। कार्यकारण संबंध के बारे में बनाई गई प्राकल्पनाओं की जांच करने में बहुत ही सहायक है और अप्रासंगिक बातें जो है उनको निरस्त करने में यह प्रणाली बहुत ही उपयोगी होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि पर, अन्वय व्यतिरेक संयुक्त विधि। यदि दो या अधिक दृष्टांतों में जिनमें एक घटना घटती है केवल एक परिस्थिति समान हो और ऐसे दो या अधिक दृष्टांत जिनमें वह घटना नहीं घटती है केवल इस एक परिस्थिति के अभाव को छोड़कर अन्य और कोई परिस्थिति समान न हो तो वह एक परिस्थिति जिसके संबंध में दृष्टांतों के दोनों समुच्चय एक दूसरे से भिन्न है प्रस्तुत घटना का कारण है अथवा उसका कारण का अंश है। इस प्रणाली में अन्वय दृष्टांत का समुच्चय होता है और दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत का समुच्चय होता है।
अन्वय दृष्टांतों में घटना और उसकी एक परिस्थिति का अन्वय यानी साथ साथ होना होता है, और व्यतिरिक्त दृष्टांत में उसी परिस्थिति के अभाव और उसी घटना के अभाव का अन्वय किया जाता है। फिर यह प्रेक्षण की प्रणाली है, यह प्रयोग द्वारा भी लागू की जा सकती है। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरिक्त दृष्टांतों का एक क्षेत्र में से होना प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है। अब हम इन दो सारणी के द्वारा, जिसमें एक है अन्वय दृष्टांत और दूसरा है व्यतिरिक्त दृष्टांत। तो जैसे मान लीजिए कार्य है अ आ इ ई और उसके कारण है क ख ग, फिर चा आ छ ज तो त ख ख ग, फिर य र आ ल और कारण है उसका प फ ख। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अन्वय दृष्टांत है, और व्यतिरिक्त में अ ई क ग घ और उसका कारण है च छ ज त थ ग, फिर थ र ल और प फ। तो यहाँ समुच्चय एक में आ और ख का अन्वय, यानी कि अगर पहले भाग में आ जहां भी आया है तो दूसरे भाग में भी ख आवश्यक रूप से आया है, और समुच्चय सेकंड में आ के अभाव और ख के अभाव का अन्वय। कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि जहां भी आ है वहां ख है, और जहां व्यतिरिक्त दृष्टांतों में हम देखें तो वहां पे आ नहीं आया है, तो वहां पे ख भी नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों के आधार पर हम जान सकते हैं कि आ का जो भी कारण है वो ख है, वो अन्वय से भी सिद्ध होता है और व्यतिरेक से भी सिद्ध होता है। अब इसका उदाहरण है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं, इसलिए आग धुएं का कारण या कारण का अंश है। अब अन्वय प्रणाली की जो गलतियां हैं, इसे हम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हटा सकते हैं, यानी जिसमें अन्वय में व्यतिरेक की जो कमी है उसको हम इस संयुक्त प्रणाली के द्वारा हम उस कमी को हटा सकते हैं। और व्यतिरिक्त प्रणाली में अन्वय और एक व्यतिरिक्त उदाहरण लेते हैं, इसलिए त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए अन्वय व्यतिरिक्त प्रणाली में कई अन्वय और कई व्यतिरिक्त दृष्टांत दृष्टांत हम लेते हैं, जिससे त्रुटियों की जो संभावना है वो कम होती है। यानी कुछ अधिक उदाहरण ले लेने से जो कमियां हैं, जो भूल है, उनकी संभावना हमेशा कम हो जाती है। जहां वर्ग अधिक हो, व्यक्ति की संख्या अधिक हो, तो वहां पे इस विधि का जो उपयोग है वो बहुत ही काम का होता है। तो सीमाएं भी हैं इसकी। अन्वय और व्यतिरेक की त्रुटियां जो है वो इस प्रणाली में भी शामिल हो जाती है, क्योंकि एक संयुक्त प्रणाली है, तो अन्वय के जो दोष हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, और व्यतिरेक के जो दोष हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यद्यपि अधिक का अधिक तुलनात्मक अध्ययन से त्रुटियों की हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अलग से प्रयुक्त होने पर प्रत्येक विधि निष्कर्ष को कुछ संभाव्यता प्रदान करती है। इनका संयुक्त प्रयोग निष्कर्ष को और अधिक संभाव्य बनाता है। तो ये दोष भी साथ आती हैं, तो दोनों प्रणालियों के गुणों को भी साथ आती हैं और निष्कर्ष को निश्चित करने में अधिक उपयोगी हो जाती है। अब है सह परिवर्तन विधि। सह परिवर्तन विधि के बारे में बतलाते हुए मिल कहते हैं कि यदि एक घटना किसी अन्य घटना के साथ साथ किसी विशिष्ट प्रकार से परिवर्तित होती है, तो वह दूसरी घटना का या तो कारण है या कार्य है या किसी प्रकार से उसके कारण से संबंधित। यानी दो घटनाएं जब एक साथ एक ही प्रकार से परिवर्तित होती हैं, उनमें जो भी बदलाव आता है वो एक साथ आता है, और एक विशेष प्रकार से वो परिवर्तित होते हैं, तो मिल कहते हैं कि वो जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इससे कार्यकारण संबंध से। अब ये परिवर्तन भी दो प्रकार से होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। तो जिन दो घटनाओं में किसी घटना का परिवर्तन साथ साथ होता है तो उनमें कारण संबंध होता है। जहां घटनाएं एक दूसरे के साथ बदलती हैं तो उसे सहचारी परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब एक में वृद्धि हो तो दूसरे में भी वृद्धि होती है, तो इसे अनुलोम सह परिवर्तन कहा जाता है। फिर है विलोम। कभी कभी घटना
उन घटनाओं के बीच भी कारण संबंध या कार्यकारण से संबंध होती है जो विपरीत दिशाओं में परिवर्तित है। यानी कि जब एक घटना बढ़ती है तो दूसरी घटना जो है वो घटती है, उनमें भी कारण का संबंध का अनुमान किया जा सकता है, जिसे सह परिवर्तन में विलोम सह परिवर्तन कहा जाता है। दिए गए डायग्राम में जैसे पिछले में भी था कि हम अगर ज्वार भाटा की बात करें तो ये पूरी तरह से धरती के चारों ओर चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि यदि चंद्रमा धरती के निकट होता है, जिस निकट हिस्से के निकट होता है उस तरह और का जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसे हम ज्वार। तो ये एक प्रकार से एक सह परिवर्तन का उदाहरण। अब एक और उदाहरण है कि जिसे हम अनुलोम सह परिवर्तन का उदाहरण माने कि एक व्यापारी अपने माल का विज्ञापन जितना अधिक करेगा उसका जो सामान है वो बिकने की उतनी अधिक संभावना रहेगी। तो स्पष्ट है कि विज्ञापन जो है वो बिक्री को नियंत्रित करता है। जितना अधिक विज्ञापन किया जाएगा, जितना अधिक लोगों को बतलाया जाएगा अपने सामान के बारे में, उसकी बिक्री जो है वो उतने ही मार्जिन से बढ़ सकती है। और प्रतिलोम या सह जो प्रतिलोम सह परिवर्तन है उसका उदाहरण लेते हुए देखें कि यदि एक माल की मांग स्थिर रहती है तो उसकी आपूर्ति में वृद्धि के साथ उसकी कीमत जो है वो कम है। अब मांग नहीं बढ़ रही है, लेकिन यदि बाजार में सामान आता जा रहा है, काफी वृद्धि हो रही है, तो फिर उसकी कीमतों में जो है वो, ये अर्थशास्त्र का बड़े सामान्य से सिद्धांत है, ये अगर मांग कम हो और आपूर्ति अधिक हो जाए तो वस्तु की जो कीमत है वो घट जाती है। इसे हम प्रतिलोम सह परिवर्तन का उदाहरण मान सकते हैं। अब हम सीधे, समय शायद कम है तो मैं सीधे अवशेष विधि की बात करता हूँ, मिल की जो 5 विधि है। तो अवशेष विधि के बारे में बताते हुए मिल कहते हैं कि किसी भी घटना से उस भाग को निकाल दीजिए जो पूर्व साम्य अनुमान जो हमने किए उनमें पूर्ववर्ती परिस्थिति के रूप में हमें ज्ञात, और घटना का जो अवशेष भाग है वो अवशिष्ट पूर्ववर्ती परिस्थिति का कार्य है। यानी कि हमें वो हिस्से किसी भी कार्य में से निकाल देने हैं या घटना में से निकाल देने हैं जिनके बारे में हमें पता है कि ये क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं, इनके क्या परिणाम होते हैं, और पीछे जो बच जाता है वही किसी और घटना का जो हमें ज्ञात करनी है उसका कारण होता है। तो इस प्रणाली की 2 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। तो पहली है घटना और अवशिष्ट, यानी कि परिस्थितियां दोनों ज्ञात होती है परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि परिस्थिति घटना के किस भाग का कारण। तब अवशिष्ट परिस्थिति और घटना के अवशिष्ट भाग में कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे मिठाई का जो खाली डब्बा होता है उसे मिठाई से भरकर हम वजन ज्ञात कर लें, फिर भरे हुए डब्बे में से खाली डिब्बे का अगर हम वजन घटा दें तो हमें मिठाई का सही वजन ज्ञात हो, ठीक है ना। तो हम मूल रूप से ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से मिठाई जो है वो कितने वजन की है। तो उसमें से आप पूरा टोटल तोल लीजिए और उसमें से जो डिब्बा है उसका वजन घटा लीजिए। फिर दूसरी है, इसमें घटना पर प्रभाव डालने वाली अवशिष्ट परिस्थिति ज्ञात नहीं है। यह प्रणाली उस कारण की खोजने की ओर केवल संकेत करती है जो सहायक होती है। जैसे उदाहरण लें कि वातावरण में से ऑक्सीजन, नमी आदि को अलग करके जो नाइट्रोजन गैस प्राप्त की वह रासायनिक प्रक्रिया से तैयार नाइट्रोजन से भारी पड़ी। तो ये संकेत करता है कि वातावरण से प्राप्त नाइट्रोजन गैस में कोई और चीज आवश्यक रूप से मिली है ना। यानी कि हमने जो केमिकल प्रयोगों के द्वारा जो नाइट्रोजन बनाई उसमें, और जो वातावरण से हमने जो गैस बाकी सब चीजों को हटा के इकट्ठी की, उन दोनों के वजन में अंतर पाया। तो फिर देखा गया कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें अतिरिक्त है। तो फिर ऐसा कहते हैं कि ऑर्गन नामक गैस का जो है वो जांच हुई और उसकी हमें खोज की। तो अवशेष प्रणाली द्वारा कार्यकारण संबंध स्थापित करना निगमनात्मक है, न कि आगमन, परंतु वास्तव में ऐसा सतही रूप में है। इसके बारे में थोड़ा कहा जाता है कि जो अवशेष विधि है ये आगमन के निकट न होकर निगमन के अधिक निकट, ये एक तरह से निगमनात्मक है। ये आधार वाक्यों में पहले से ही निष्कर्ष स्थापित होता है, हमें उसे निकालना होता है। लेकिन कहते हैं कि ये एक सतही बात हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न कभी ऐसा आता है कि मिल की 5 पद्धतियों में से कौन सी जो है वो निगमन के अत्यधिक निकट है,
तो वो है अवशेष। तो खोज की प्रणाली के रूप में अवशेष प्रणाली का महत्व अप्रासंगिक तत्वों का निराश करने से, यानी कि जो किसी घटना के अप्रासंगिक हिस्से हैं, अवशेष विधि के द्वारा उनको हम अलग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अवशेष विधि द्वारा निर्मित निष्कर्ष केवल सामान्य होता है और वैध रूप से आधार वाक्यों से निर्मित नहीं हो सकता। अब हम मिल की प्रणालियों की सीमाओं के बारे में बात करें तो प्रत्येक वैज्ञानिक खोज कार्यकारण संबंध के रूप में ही प्रकट नहीं कर सकती, खोजें सांख्य के नियमों के रूप में भी प्रस्तुत की जाए। मिल की विधियां केवल कार्यकारण संबंध की खोज पर बल देती, लेकिन वैज्ञानिक खोजें केवल कार्यकारण संबंध नहीं है, इसमें सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, सांख्यिकीय डाटा हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान में हम प्राप्त करते हैं। केवल कार्यकारण संबंध खोजना ही हमारा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। फिर है कॉपी के अनुसार मिल की प्रणालियां अन्वेषण के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं, यदि कॉपी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनके सफल प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती परिस्थितियों के घटकों का समुचित विश्लेषण आवश्यक है। तो ये परिस्थितियां जो घटनाओं के साथ जुड़ी होती हैं, उनका एकदम से अन्वेषण होना आवश्यक है। ये प्रणालियां केवल उपयोगी नहीं हो सकती, हम केवल इन प्रणालियों को लेकर एक टूल की तरह इतना ढंग से उपयोग हम नहीं कर सकते। हमें जो पूर्ववर्ती परिस्थितियां हैं, उनका भी समुचित विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अकेले इन प्रणालियों से हम सत्य की खोज या कार्यकारण संबंध की खोज कॉपी के अनुसार नहीं कर सकते। आज में इतनी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रविशंकर जी, आपने मिल की पद्धतियों को साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आपका ये व्याख्यान विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। थैंक यू सो मच सर।